हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और उसके स्तर। किसी भी शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित अध्ययन एवं तटस्थ मूल्यांकन के लिए उस प्रणाली से संबंधित शिक्षा व्यवस्था को जानना नितांत आवश्यक है। किसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ एक ओर यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षा के कौन-कौन से स्तर हैं तथा प्रत्येक स्तर की शिक्षा का संचालन परिचालन किस प्रकार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के विभिन्न प्रकारों या रूपों को भी जानकारी प्राप्त की जाती है, अर्थात बालिका शिक्षा, सैन्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि का विवरण प्राप्त किया जाता है। प्राचीन अर्थात वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था का कोई निश्चित विवरण प्राप्त नहीं होता है। अनुमान है कि उस काल में शिक्षण संस्था की व्यवस्थित स्थापना नहीं हुई थी। कालांतर में ही शिक्षा को व्यवस्थित रूप दिया गया। इस विषय में डॉक्टर अल्तेकर का कथन इस प्रकार है। प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व से पहले प्रारंभिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केंद्र था। उसके पश्चात को ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार कालांतर में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्थित हुई, उसके मुख्य रूप से 2 स्तर थे। इन स्तरों को क्रमशः प्राथमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा के रूप में माना जाता है। इस समान शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के अन्य रूप प्रचलित थे, अर्थात विभिन्न देशों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध थी। इस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र क्रमशः स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से सैन्य शिक्षा, चिकित्साशास्त्र की शिक्षा तथा वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का सामान्य विवरण निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली के ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा ब्राह्मणों के एकाधिकार या आधिपत्य से मुक्त थी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा का कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। इसी तथ्य को संत कुमार दास ने शब्दों में प्रस्तुत किया है। ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थी। भले ही बाद में धर्म ग्रंथों में प्राथमिक शिक्षा का समुचित उल्लेख नहीं है, परंतु ऋग्वेद में जहाँ तहाँ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय अवश्य उपलब्ध है। इन्हीं संकेतों के आधार पर प्राचीन कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था में प्रारंभ की जाती थी। डॉक्टर वेदमित्र ने कुछ खोजों के आधार पर स्पष्ट किया कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, तब विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार समाज के सभी वर्गों के लिए बालकों के लिए आवश्यक था। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि उस काल में समाज के सभी वर्गों के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा का विधान था। समाज का कोई भी वर्ग प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं था। डॉक्टर अल्तेकर ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की थी, अर्थात लगभग 11 वर्ष के आयु तक के बालक प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रारंभ में बालकों को कुछ आवश्यक वैदिक मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता था तथा बालक उन्हें निरंतरता अभ्यास तथा कंठस्थ करते थे। इसके उपरांत बालकों को लिखना तथा पढ़ना सिखाया जाता था। भाषा के प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त कर लेने के उपरांत साहित्य तथा व्याकरण से परिचित कराया जाता था। यही सब कुछ प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था। प्राचीन कालीन उच्च शिक्षा व्यवस्थित शिक्षा के प्रारंभिक काल में केवल प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तथा सामाजिक प्रगति हुई, वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था ने व्यापक रूप ग्रहण किया। इस स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा के रूप में जाने लगा, तथा इसके लिए अलग से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। कुछ विद्वानों का विचार एवं अनुमान है कि ईसा से 4 या 5 शताब्दी पूर्व ही इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी थी। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के बालकों को प्रवेश की अनुमति थी। शूद्र वर्ण के बालकों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। इन शिक्षा संस्थाओं में 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालकों को प्रवेश प्राप्त होता था। जो बालक साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन के इच्छुक थे, उन्हें 10 वर्ष तक लगातार अध्ययन करना पड़ता था तथा किसी एक वेद का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित थी। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परा तथा अपरा दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित थी। परा अर्थात आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत मुख्य रूप से वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद तथा आदि आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अपरा विद्या अर्थात लौकिक विद्या के पाठ्यक्रम में भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास
आदि विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता था। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा भी मुख्य रूप से मौखिक ही थी। इसका कारण था मुद्रित पुस्तकों की उपलब्ध न होना। गुरु द्वारा छात्रों को विभिन्न विषय सुनाए जाते थे तथा छात्र गुरु द्वारा किए गए उच्चारण का ज्यों का त्यों अनुकरण करते थे और पाठ्य विषय को बार बार दोहराते थे। इसके साथ ही अवकाश के समय में गुरु द्वारा सुनाए गए एवं स्वयं के द्वारा उच्चारित विषयों का चिंतन, मनन एवं स्वाध्याय तथा पुनरावृत्ति की जाती थी। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु द्वारा प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों को भी अपनाया जाता था। इन शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को समुचित रूप से शिक्षित करने के उपरांत गुरु द्वारा ही परीक्षा का आयोजन किया जाता था। परीक्षाएं मौखिक ही हुआ करती थी। अनेक विद्वानों के सम्मुख छात्रों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। समान रूप से उपाधियां प्रदान करने का प्रचलन नहीं था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के पूर्ण अध्ययन के लिए तत्कालीन शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप एवं प्रकारों को भी जानना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारतीय समाज में 10 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं विद्यमान थी। ये शिक्षण संस्थाएं थी टोल, चारण, घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशेष विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में भारत में व्यावसायिक शिक्षा की यह व्यवस्था थी। व्यावसायिक शिक्षा के बीच पक्षों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा मुख्य रूप से धर्म केंद्रित थी तथा शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था, परंतु व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की भी पूर्ण अवहेलना नहीं की गई थी तथा इन विषयों को भी शिक्षा में समावेश किया गया था। इस तथ्य को डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और वैभव को निर्माण करने में सफल हुआ है। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा का समुचित प्रचलन था। व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य रूप थे वाणिज्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कला कौशल की शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की इन चारों रूपों का संक्षिप्त विवरण अग्रवर्णित है। नंबर 1, वाणिज्य शिक्षा। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल में भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन। वर्ण व्यवस्था की मान्यता के अनुसार वाणिज्यिक विषय या गतिविधियों का दायित्व वैश्य वर्ण के सदन पर था अथवा प्राचीन शिक्षा प्रणाली में वैश्यों के लिए वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वैश्यों के निर्धारित मुख्य कार्य थे व्यापार, कृषि तथा पशुपालन। इन कार्यों में दक्षता प्राप्त करने के लिए वैश्यों को वाणिज्य शिक्षा विषयक शिक्षा दी जाती थी। वैश्य बालकों को अपने परिवार में भी व्यापार संबंधी पर्याप्त ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त हो जाती थी। व्यापार संबंधी कार्यों में दक्षता प्राप्त करने के लिए बालकों को नाप तोल, वस्तुओं की परख तथा लाभ हानि आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, व्यापारी भूगोल, गणित एवं व्यापार पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। इस उद्देश्य वस्तुओं की मांग एवं उत्पादन के नियमों से अवगत कराना था। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों में दक्षता प्रदान करने के लिए वरिष्ठ छात्रों को संबंधित जानकारी प्रदान की जाती थी। उन्हें खेतों में जोतना, बोना, मिट्टी एवं उर्वरकों का आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाता था। वैश्यों के तीसरे मुख्य कार्य अर्थात पशुपालन के लिए उन्हें पशुओं की नस्लों, उनकी देखभाल तथा उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा के रूप सैन्य शिक्षा भी था। प्राचीन काल भारत में सैन्य शिक्षा का प्रचलन था। प्रारंभ में ही तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले समस्त किशोरों को प्रारंभिक सैन्य परीक्षा प्रदान किया जाता, परंतु आगे चलकर सैन्य शिक्षा केवल क्षत्रिय वर्ग के किशोरों के लिए अनिवार्य हो गई थी। क्षत्रिय वर्ण के बालकों को सैन्य कला का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। महाकाव्य काल में अनेक गुरु सैन्य शिक्षा के विशेषज्ञ थे। इनमें गुरु द्रोणाचार्य का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था। सैन्य शिक्षा के अंतर्गत अस्त्रों का परिचालन, व्यूह रचना तथा अन्य आवश्यक ज्ञान प्रयोगात्मक रूप से प्रदान किया जाता था। कला कौशल की शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कला कौशल संबंधी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। समान रूप से संगीत कला, चित्रकला तथा विभिन्न शिल्प कलाओं को समुचित व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में विभिन्न कलाओं को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए उपयोगी एवं सहायक माना जाता था। इन कलाओं में पारंगत होने के लिए निरंतर साधना पर विशेष बल दिया जाता था। इन ललित कलाओं के अतिरिक्त विभिन्न शिल्प कलाओं का भी प्रचलन था, परंतु इन शिल्प कलाओं की व्यवस्थित एवं संस्थागत शिक्षा का प्रायः अभाव ही था। नंबर 4, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। प्राचीन काल में दी जाने वाली वैश्विक शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का विशेष महत्व एवं स्थान था। वास्तव में 4 वेदों में
ऐसे एक वेद अर्थात अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा शास्त्र से ही था। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इस क्षेत्र की शिक्षा विषय विशेषज्ञ गुरुओं द्वारा दी जाती थी, परंतु यह शिक्षा केवल योग्य छात्रों को दी जाती थी। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक था कि वह स्वयं हर प्रकार से निरोग हो तथा सेवा भाव एवं मानवीय गुणों से युक्त हो। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से रोग निदान, प्रचार, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। प्राचीन काल में दी जाने वाली वैश्विक शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का विशेष महत्व एवं स्थान था। वास्तव में चार वेदों में से एक अर्थात अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा शास्त्र से था। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इस क्षेत्र की शिक्षा विशेषज्ञ गुरुओं द्वारा दी जाती थी, परंतु यह शिक्षा केवल योग्य छात्रों को दी जाती थी। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की आवश्यकता कि वह स्वयं हर प्रकार से निरोग हो तथा सेवा भाव एवं मानवीय गुणों से युक्त हो। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से रोग निदान, औषधि शास्त्र, शल्य क्रिया तथा रक्त परीक्षण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार छात्रों को चिकित्सा शास्त्र का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि प्राचीन काल में भारत में चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान अत्यधिक उन्नत था। पाटलिपुत्र तथा तक्षशिला आदि इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चरक, सुश्रुत तथा धन्वंतरी इस काल के अत्यधिक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनके द्वारा रचित संहिताएं आज भी चिकित्सा शास्त्र के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाती हैं। जो आज हम आयुर्वेदिक चिकित्सा कहते हैं, वो उसी समय की चिकित्सा शास्त्र का देन है। इसमें आज भी देखेंगे आप कई जो तेल हैं या औषधियाँ हैं, उनमें लिखा रहता है कि किसके द्वारा ये बताया गया है, जैसे चरक द्वारा या धन्वंतरी तेल, इस प्रकार से धन्वंतरी द्वारा बताया गया है या किसके द्वारा बताया गया, उस चीज़ लिखा जाता है।